जय हिंद बच्चों। मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं हाजिर हूँ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। ये जो आपके प्रश्न हैं, ये जो आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम है वहां पर जो है यह प्रश्न दिखाई पड़ सकता है। इस महीने के लास्ट में जो आपका यूपी पेट का जो एग्जाम होने वाला है उसके पर्पज से ये क्लास बनाई गई है। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये 20 प्रश्न। इसके अलावा आपका जो है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एमबीएस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, टीजीटी हुआ, यूपीएससी हुआ या यूपीपीएससी हुआ, यहाँ पर जो है ये सारे प्रश्न दिखाई पड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। हमें पहचानना है स्वर संधि के। ऑप्शंस देखेंगे, पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो हमें पहचानना है पुस्तकालय जो है स्वर संधि होगा। स्वर संधि को ही हमें बाहर करना है, क्योंकि जब हम पुस्तकालय को तोड़ेंगे तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। यहाँ देखेंगे क में जो है अ स्वर छिपा हुआ है, अ स्वर का मेल हो रहा है आ स्वर से, यानी कि इधर भी आपका स्वर है और इधर भी आपका स्वर है, यानी कि स्वर का मेल जो है, स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, स्वर का मेल स्वर से हो रहा है। यहाँ पर जो है कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर जब दो वर्णों में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और जो द्वितीय शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण होता है उसमें दोनों स्वर होते हैं, तो वहां पर जब मेल से जो परिवर्तन होता है वहां पर स्वर संधि होती है। सदगति की बात करें तो इसको हम तोड़ते हैं, तो सदगति में इसको जब हम तोड़ेंगे इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सत प्लस गति, सत प्लस गति। यह जो है व्यंजन संधि है। यहाँ पर देखेंगे हलंत लगा हुआ, हलंत से ही हम पहचान लेंगे कि यह व्यंजन है। और देखेंगे ये जो ग है ये भी क्या है? व्यंजन है। यहाँ पर जो है व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। दिग्दर्शन में देखेंगे यहाँ पर जो त है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। त का मेल जब ग से हो रहा है तो यहाँ पर त जो है अपने ही वर्ग के द में परिवर्तित हो जा रहा है। दिग्दर्शन में भी देखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो दिक दिक प्लस दर्शन हो जाएगा। तो दिक प्लस दर्शन हो गया तो क जो है अपने ही वर्ग के ग में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उज्ज्वल की बात करें तो उत प्लस ज्वल होगा, उत प्लस ज्वल होगा। यहाँ पर तो जो है आधा ज में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि त के ज के नीचे भी हलंत होगा जैसे त के नीचे है। जब हम एक जगह लिखेंगे तो ये जो है आधा जो इस तरह से लिख दिया जाएगा, और इस तरह से ये उज्ज्वल जो शब्द है, दिग्दर्शन शब्द है, सदगति शब्द है, ये तीनों जो है वर्तनी शुद्धि के जो प्रश्न आएंगे वहां पर भी ये प्रश्न दिखाई पड़ सकते हैं। व्यंजन संधि के नियम से जितने भी बने हुए शब्द होते हैं या आपके जो विसर्ग संधि के नियम से जो बने हुए जो शब्द होते हैं वह वर्तनी शुद्धि में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला, पुस्तकालय। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यद्यपि। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि में देखेंगे कौन सी संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में हमारी यड़ संधि है। यड़ संधि, यड़ संधि के नियम क्या है? यड़ संधि के नियम क्या है? तो यड़ संधि में छोटी
बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री। इनका अगर मेल जो है भिन्न स्वर से होता है, किसी भी भिन्न स्वर से होता है, तो जो जो आपका छोटी और ई है, बड़ी, छोटी और बड़ी, ये दोनों य में परिवर्तित हो जाते हैं, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों व में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो री है वह जो है र में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका जो है यड़ संधि का नियम है, पूरा प्रोसेस जो है इसी पे बनता है। अब इस यहाँ पे जो है देखेंगे ई य में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में छोटी की मात्रा कहाँ दिखाई पड़ रही है। छोटी की मात्रा अगर आपको ये नियम याद है तो फिर ज्यादा जो है आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे पहले वाले जो शब्द बने हैं छोटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस यपि, यानी कि ऑप्शन आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा, यदि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस यपि। देखेंगे यहाँ से हम छोटी को बाहर निकालेंगे, मेल किससे हो रहा है, अ से मेल हो रहा है। अब जब छोटी बाहर आएगी तो यह जो है छोटी का मेल जब किसी भी भिन्न स्वर से हो रहा है तो ये छोटी क्या करेगी, य में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये छोटी य में परिवर्तित हो गई, और अ ने जब इसको सहारा दे दिया तो यहाँ से हलंत भी हट जाएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसे ई को निकालेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे हलंत होता है, तो जब ये यहाँ पे असहारा दे देगा तो यह पूर्ण हो जाएगा और यहाँ से हलंत हट जाएगा। यहाँ पर आपका बचा हुआ टुकड़ा क्या है, यद है। द पे जो है हलंत लगा हुआ है, आधा द है, क्योंकि छोटी की मात्रा जिसमें सहारा दिया था, इसको पूरा किया था, वो बाहर निकल चुकी है। और यहाँ पर जो बचा हुआ टुकड़ा क्या है, पी, यपी। अब हम सबको जोड़ेंगे, यद, यद, क्योंकि यद जो है द आधा है, तो इस तरह से जो है हम लिखेंगे, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यद्यपि हो जाएगा आपका, या तो हम ऐसे करेंगे, या तो हम ऐसे करेंगे, या तो हम इसे जो है लिखेंगे द और या एक ही में करके हम ऐसे लिख देंगे अद्यप। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पे संधि कौन सी हो रही है, यड़ संधि हो रही है। यड़ संधि के और उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण है आपका अभ्युदय, 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 इसको तोड़ेंगे, जैसे आपका है वध्वागमन, वध्वागमन, वध्वागमन हो गया, अभ्युदय हो गया। इनको हम तोड़ेंगे तो अभ्युदय को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी, अभी प्लस उदय, यहाँ से छोटी बाहर होगी। अब छोटी का मेल किससे हो रहा है, किसी भिन्न स्वर से हो रहा है, तो छोटी किस में परिवर्तित हो जाएगी, य में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा अब है, और यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा क्या है, दय है। तो अब ऊ तो इसको सहारा दे देगा, तो यह जो है ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, यू में, और ये आपका भ आधा लिखेंगे, और द सबको जब एक जगह जोड़ेंगे तो पुनः शब्द अभ्युदय बनकर तैयार हो जाएगा। बध्वागमन को तोड़ेंगे, तो बध्वागमन तोड़ेंगे तो वधु प्लस आगमन होगा, वधु प्लस आगमन। यहाँ पे जो ऊ है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, व में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, वह व में परिवर्तित हो जाएगा, और व को जब आ सहारा देगा तो क्या हो जाएगा, ये वा हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ टुकड़ा वध है, जिसमें द ध के नीचे जो है यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, यानी कि आधा द हो जाएगा, तो वध हो गया।
व को आ ने सहारा दिया, वाह हो गया, और गमन जो बचा वो टुकड़ा हमने यहाँ पर जोड़ लिया। तो इस तरह से बध्वागमन शब्द भी बन गया। अब अगला नियम इसका जो यड़ संधि का है, जो र वाला, यानी कि री से जो र बनता है वह किस तरह से बनता है। तो री से जब र बनेगा तो जिस शब्द है आपका, इसका उदाहरण है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा शब्द है, इसको हम जब तोड़ेंगे तो इसमें से निकलेगा मातृ, मातृ शब्द निकलेगा, और आज्ञा, आज्ञा। जब यहाँ पर जो है ये जो ये आपका री है, री इसमें से निकल जाएगी। री किस में परिवर्तित हो रही है, र में परिवर्तित हो रही है। र को जब आ सहारा देगा तो रा हो जाएगा, और यहाँ पे ज्ञा हो जाएगा, बचा हुआ टुकड़ा। यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा क्या है, मात है। अब मात तो में जब रा जुड़ेगा तो पदेन र जब जुड़ता है तो र जो है आ जाता है इसके अंदर, और रा की मात्रा लग जाएगी। रा का जो मात्रा है, र यहाँ आ जाएगा, रा की मात्रा यहाँ आ जाएगी, तो मात्रा शब्द पूर्ण हो गया तैयार। और एक क्या टुकड़ा जोड़ देंगे तो मात्रा क्या शब्द बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से आप खुद देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे पितराज्ञा का। पितराज्ञा, पितृक्षा, पितृक्षा, मातृक्षा, ये सारे जो शब्द हैं वह इसी नियम से बनेंगे। अब ये जो री से र बन रहा है, इसके बाद जो भिन्न स्वर आ रहा है तो रा होगा, छोटी ई आ रही है तो छोटी री होगी, बड़ी ई आ रही है इसके बाद तो री हो जाएगी, छोटा ऊ आ रहा है तो रू, बड़ा हुआ है तो रू। इस तरह से इसका परिवर्तन होगा और इस तरह से शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर हमने यड़ संधि को भी समझ लिया इस प्रश्न के साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निरोग। निरोग में संधि है, तो निरोग में कौन सी संधि है, ऑप्शंस देखेंगे। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या वृद्धि संधि है। तो निरोग में जो है संधि हमारी कौन सी है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा निह, निह प्लस रोग, निह प्लस रोग। जब विसर्ग के बाद र आता है, जब विसर्ग के बाद र आता है तो जो विसर्ग, जो ये विसर्ग से पहले वाला जो छोटी की मात्रा है वह बड़ी मात्रा में बदल जाती है, और जो ये विसर्ग है यहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से निरोग शब्द बन करके तैयार हो गया। विसर्ग संधि के और भी उदाहरण हैं, जैसे देखेंगे मनोहर जो है, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, मनोहर शब्द आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर जो है मनः, मनः और हर, यहाँ से इसके टुकड़ा जब करेंगे तो मनः प्लस हर होगा। यानी विसर्ग के बाद यदि ह आता है तो जो विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो रहा है यहाँ पे, और शब्द आपका मनोहर शब्द बन के तैयार हो रहा है। यह आपको यशोदा जो शब्द अगर पूछ लिया जाए कि इस यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, तो यशोदा को आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपका यशः, यशः प्लस दा होगा। यहाँ पर जो है विसर्ग के बाद यदि द आ रहा है तो विसर्ग जो है, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा है, और ये तरह से शब्द आपका यशोदा बन करके तैयार हो रहा है। अगर आपसे शब्द प्रश्न पूछ लिया जाए निह प्लस धन, निह प्लस धन, इसमें जो है कौन सी संधि होगी, तो यहाँ विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद जब ध आ रहा है तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द आपका बन जाएगा निर्धन। यदि निह प्लस चय, निह प्लस चय, इसमें आपसे संधि पूछ लिया जाए तो संधि कौन सी है, विसर्ग को देख के जान लेंगे। और यहाँ जो है विसर्ग के बाद जब च आएगा तो विसर्ग जो है यहाँ पे तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा निश्चय। निश्चिंत शब्द भी ऐसे ही बनेगा, निश्चिंत, निश्चल, निश्चल।
ये शब्द जो है विसर्ग संधि के नियम से ही बनते हैं। आपसे परीक्षा में जो है ये आपका निर्धन हो जाएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने कुछ चर्चा कर दी। ये विसर्ग संधि से कुछ ये जो प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। स्वर संधि आप जानते ही हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियां होती हैं। स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ये 5 संधियां कौन कौन सी होती है? पहली आपकी संधि हो जाती है दीर्घ, दीर्घ होती है पहली संधि। दूसरी संधि होती है आपकी गुण, गुण संधि। तीसरी संधि आपकी हो जाती है वृद्धि संधि, यानी इसमें मात्राओं का जो है वृद्धि हो जाती है। इसके बाद चौथी संधि है आपकी यड़ संधि। यड़ संधि के नियम हमने कुछ देख लिए। पांचवी संधि होती है स्वर संधि की अयादि संधि। अयादि संधि होती है पांचवी। अयादि संधि में जो है, अयादि संधि में ओ औ ओ औ ए ऐ, इनका जो है खेल होता है। यहाँ पर जो ए और ए जो है यह जो है आय में परिवर्तित होते हैं। आय जो है आय में परिवर्तित हो जाता है और वो जो है औ में परिवर्तित हो जाता है और औ जो है आओ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन नियम क्या होता है, जब इनका मेल जो है भिन्न स्वर से होगा, यानी कि जो स्वर ये हैं इसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो फिर ए और ए ऐ में, आय आय में, ओ औ में और औ जो है आओ में परिवर्तित हो जाता है। संधि आपको अच्छी तरह से पढ़ा दी गई है प्लेलिस्ट में जाकर के। अगर पूरी संधि आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। दीर्घ में देखेंगे तो शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देती है। गुण संधि में शब्दों के बीच में ए ओ या फिर अ जो है दिखाई पड़ता है शब्दों के बीच में। वृद्धि में जो है आपके शब्दों के बीच में ऐ और औ की मात्रा दिखाई पड़ती है, यानी कि यहाँ पे मात्राओं की वृद्धि दिखाई पड़ती है शब्दों के बीच में। जैसे तथैव, अकैव, सदैव, सदैव हो गया, वनौषधि हो गया, ये शब्द जो है वृद्धि संधि में आते हैं। यड़ संधि का नियम मैंने आपको बता दिया था। जैसे आपका अत्यधिक हो गया, अत्यधिक हो गया, बध्वागमन हो गया, बध्वागमन हो गया, ये किसके उदाहरण है? तो ये सारे उदाहरण यड़ संधि के हैं। तो यहाँ पे मोटी मोटा हमने जो है संधि पे चर्चा कर ली। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे अब हम विलोम शब्द से प्रश्न देख रहे हैं। यूपी पेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए संधि काफी महत्वपूर्ण है। संधि से एक प्रश्न, एक दो प्रश्न दिखाई पड़ते हैं। तो संधि हमने देख लिया। विलोम शब्द से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? पहला ऑप्शन देखेंगे कर्कश का मधुर, दूसरा है ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, तीसरा है ऋजु का वक्र और चौथा है ऐहिक का लौकिक। ऐहिक का लौकिक। तो कौन सा सही होगा? कर्कश का मधुर विलोम की दृष्टि से सही है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य विलोम की दृष्टि से सही है, ऋजु का वक्र ये भी विलोम की दृष्टि से सही है, और ऐहिक का लौकिक, ये दोनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इनकी विलोम की बात करें तो विलोम हो जाएगा पारलौकिक। पारलौकिक। ऐहिक यानी कि सांसारिक, संसार की बात हो रही है, और जो लौकिक है वो भी संसार की बात हो रही है। पारलौकिक यानी कि संसार से परे बात हो रही है। तो ऑप्शन आपका जो है चौथा सही हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से जो है यही ऑप्शन आपका अशुद्ध था, और इसका शुद्ध विलोम शब्द पारलौकिक हो जाएगा। दोनों का विलोम शब्द जो है पारलौकिक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अध का विलोम शब्द है। अब हमें अध का विलोम शब्द पहचानना है।
ऑप्शन से देखेंगे, पहला है पूर्ण, दूसरा है समाप्त, तीसरा है रति और चौथा है खत्म। तो अध का विलोम शब्द क्या होगा? समाप्त, रति, खत्म। तो समाप्त और खत्म दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रारंभ हो सकता है इसका, प्रारंभ, प्रारंभ होगा। और पूर्ण का अपूर्ण होगा विलोम शब्द, पूर्ण का अपूर्ण होगा। और अध का अर्थ होता है अपूर्ण, यानी कि आधा, यानी कि पूरा नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है पहला वाला ही सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रित का विलोम शब्द होगा। रित का विलोम शब्द हमें पहचानना, ऑप्शन से देखेंगे, अमीय, अनिरित, अनृत, सत्य, असत्य। तो रित, ये जो है प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो रित का विलोम शब्द क्या होगा, इसे हम पहचानेंगे। तो अमीय तो होगा नहीं, अमीय का पर्यायवाची शब्द अमृत हो जाता है। और ये जो है, और विलोम शब्द हो जाता है इसका विष, विष हो जाएगा, या फिर हलाहल हो जाएगा, हलाहल हो जाएगा, या फिर जो है जहर हो जाएगा, जहर हो जाएगा। इतने सारे पर्यायवाची शब्द जो है किसके हैं? अमीय के, अमृत के। अनृत हो जाएगा, रित का अर्थ होता है सत्य, रित का अर्थ होता है सत्य, और अनृत का अर्थ होता है झूठ, झूठ। तो नृत का अनृत हो जाएगा, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। यदि जो है आपका अनृत नहीं रहता ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाता, असत्य। उस तरह से अगर सीधी बात करें, जैसे संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा होता है, कुछ नियम होते हैं विलोम शब्द के। संज्ञा का संज्ञा ही होगी विलोम शब्द, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, क्रिया का क्रिया होगा। तो उस नियम से देखा जाए तो सत्य का असत्य हो जाएगा, रित का अनृत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कृष, कृष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन से देखेंगे, रिष्ट पृष्ठ, रिष्ट पुष्ट, केश, विटप, भव। तो कृष का विलोम शब्द क्या होगा, पहचानेंगे आप। कृष मीन्स होता है दुबला, दुबला, कमजोर, कमजोर। कहीं कहीं ये जो कृष है वह कृषकाय के रूप में आपको जो है कमजोर शरीर वाला, कमजोर, कमजोर शरीर वाला, कमजोर शरीर वाला तो हम क्या कहते हैं? कृषकाय कहते हैं। इसका जो है विलोम शब्द विशाल काय हो जाएगा, विशाल काय। यहाँ पर जो है कृष का विलोम शब्द रिष्ट पृष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पर जो है भव का विलोम शब्द देखेंगे तो भव का विलोम शब्द हो जाएगा भवानी, भव, भव का विलोम शब्द जो है भवानी हो जाएगा। परीक्षा में दिखाई पड़ सकता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भगवान, भगवान, भगवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो भगवान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका, भगवान का विलोम शब्द हो जाएगा भगवती। यह परीक्षा में हो सकता है कि आपके भव और भवानी दिखाई दे सकते हैं, या आपका कृषकाय विशालकाय दिखाई दे सकता है, या फिर जो है रिष्ट पुष्ट का कृषकाय भी आपका विलोम दिखाई पड़ सकता है आपकी परीक्षा में। तो हर तरह से जो है एक प्रश्न को हर तरह से उसके ऑप्शन के साथ समझने की कोशिश करें आप, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और फायदेमंद है। अश्व का पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे, आपका जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें जो है आपके संधि से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, विलोम से भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अश्व यानी कि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी आपके जो है पर्यायवाची शब्द भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके दिखाई पड़ सकते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें हमें पहचानना है। देखेंगे ऑप्शन है आपका अर्क, द्विज, हेम, है। अर्क, द्विज, हेम, है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है चौथा सही हो जाएगा,
है जो है अश्व का है, जिसे हम तुरंग, तुरंग, घोटक, घोटक भी कहते हैं ना, घोटक, घोड़ा, ये अश्व, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? घोड़ा के या अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। हेम जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह जो है हेम जो है कुंदन का भी हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, सोना का भी हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। इसके बाद जो है हाटक का भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसका, हाटक। द्विज अगर देखेंगे तो द्विज जो है पर्यायवाची शब्द ब्राह्मण, ब्राह्मण और चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा और पक्षी, तीनों के पर्यायवाची शब्द में ये द्विज शब्द आपसे पूछा जाता है, काफी ट्रेंडिंग में रहता है ये द्विज शब्द, तो काफी ध्यान देंगे आप। द्विज शब्द किसका किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्राह्मण का भी है, चंद्रमा का भी है और पक्षी का भी है। अर्क की बात करें तो अर्क जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, अर्क जो है सूर्य का भी है, सोना का भी पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर हमें अश्व का पर्यायवाची शब्द निकालना था, ऑप्शन चौथा हो जाएगा है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा, तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे, दुश्मन, मतंग, स्वजन, हेम। कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तभी हमने चर्चा किया था पिछले वाले प्रश्न से, अगर वो प्रश्न की चर्चा आपको याद होगी तो आप समझ गए होंगे। तो आपका जो है हेम हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है चौथा हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर हमें चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे निकालना है। ऑप्शन है मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। तो आपका मयंक, इंदु और सुधांशु ये तीनों जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हमें निकालना है कि जो नहीं है, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, सरोज। सरोज जो है किसका जो है पर्यायवाची शब्द है? यह जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल के और पर्यायवाची शब्द क्या हैं? पयोज, पयोज है, जलज है, जलज है, तोयज है, तोयज है, सरसिज है, सरसिज है। ये सारे जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दुर्गा का पर्यायवाची है। यहाँ पे दुर्गा का पर्यायवाची है हमें निकालना है। ऑप्शन से देखेंगे, पहला भारती, दूसरा है श्री, तीसरा है धात्री और चौथा है ज्योत्सना। तो भारती, भारती जो है किसका है? माता सरस्वती का है। माता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भारती। श्री जो है माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है और धात्री जो है यह जो है माँ दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा देखेंगे, ज्योत्सना, सॉरी, ऑप्शन आपका तीसरा जो है इस प्रश्न का आंसर है चांदनी। ज्योत्सना का विलोम जो है पर्यायवाची शब्द समझे तो ये आपका चांदनी होगा। चांदनी का विलोम शब्द होता है ज्योत्सना, सॉरी, ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द होता है चांदनी। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे हमें ध्यान देंगे, नहीं है, इस पे फोकस करना है। तो ऑप्शन से देखेंगे, विनायक, एक दंत, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है गजानन और चौथा ऑप्शन है धनत। तो ये तीन जो ऑप्शन है यह गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तीसरा हमें नहीं पे ध्यान देना है। तो चौथा ऑप्शन जो है यह जो है धनत जो है यह भगवान कुबेर, भगवान कुबेर का जो है यह पर्यायवाची शब्द है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे ये भी आपके जो है सिलेबस में है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। तो
प्रश्न देखेंगे क्या है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस शुभाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस स्त्री के ना पुत्र हो ना पति हो तो क्या कहेंगे, उसे अवीरा कहेंगे, अबला कहेंगे, असहाय कहेंगे या अकेल्या कहेंगे। तो यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, ऑप्शन ध्यान देंगे, अवीरा हो जाएगा। जिसका पति प्रदेश में चला गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जिसका पति प्रदेश में रहता हो, जिसका पति प्रदेश में रहता हो, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए आप जो है एक शब्द क्या लिखेंगे, प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका यानी कि पति को भेजने वाले। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि जिसका पति आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, परदेश से आने वाला हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका कहेंगे किसे, जिसका पति परदेश से आने वाला हो। जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया काफी आसान है, जिसका पति मर गया उसे क्या कहेंगे, जिसका पति मर गया हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विधवा, उसे हम विधवा कहेंगे। जिसका पति जीवित हो उसे हम क्या कहेंगे, या जिसकी पत्नी, तो आसान है, आपका विधवा का विलोम शब्द हो जाता है सधवा, यानी कि जिसका पति जिंदा होगा उसे हम सधवा कहेंगे, इसे जान लीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी न हो तो उसे हम विधुर कहते हैं, विधुर कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने सीख लिया एक प्रश्न से। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे हम अवीरा कहते हैं, जिसका पति परदेश में रहता उसे प्रोषित पतिका कहते हैं, जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्यत पतिका कहते हैं, जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम विधुर कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे प्रश्न, अगला प्रश्न पे जाएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, ये आपसे पूछा गया है। इसके दो ऑप्शन सही किए गए थे और तो मैंने थोड़ा सा इसे बदल दिया है। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय क्या है, तो क्या होगा, अनुपयोग होगा, सदुपयोग होगा, या प्रयोग होगा, या कुप्रयोग होगा। तो ऑप्शन आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा। जब हम व्यवहार में तब लाते हैं जब हम उसका प्रयोग करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे, क्या गेय होगा, देय होगा, पेय होगा, या अपेय होगा। तो जो देने योग्य है, जो देने योग्य है दे से उदेय होगा, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। जो गाने योग्य हो, जो गाने योग्य हो, जो गाने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गेय कहते हैं। जो पीने योग्य हो, जो पीने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, जो पीने योग्य हो उसे हम पेय कहते हैं। जो पीने योग्य हो, जो पीने योग्य हो, जो पीने योग्य हो उसे हम पेय कहते हैं। और जो पीने योग्य न हो, जो पीने योग्य न हो, जो पीने योग्य न हो, जो पीने योग्य न हो उसे हम अपेय कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे, पेय कहेंगे। जो पीने योग्य न हो उसे अपेय कहेंगे, और जो गाने योग्य हो उसे हम गेय कहते हैं। तो
इस प्रश्न का आंसर क्या है? जो देने योग्य है उसको हम देय कहते हैं। तो कई सारी चीजें हमने सीख ली इस प्रश्न से। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी शुद्धि से भी प्रश्न आपके यूपी पेट में दिखाई पड़ेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम हो वहां भी ये प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। टीजीटी पीजीटी में भी वर्तनी शुद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आरओ या समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन से देखेंगे। पहला है आरोग्य, दूसरा है आजीविका, तीसरा है आशीर्वाद और चौथा है अध्ययन। तो देखेंगे आरोग्य हो जाएगा, काफी आसान प्रश्न है। आरोग्य हो जाएगा। आजीविका में जो है आजीविका जो है, आजीविका नहीं होगा, आजीविका होगा। आजीविका हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी इसकी ये हो जाएगी। आशीर्वाद नहीं होगा, यह शब्द जो है आशीर्वाद होगा, यानी कि आशीर्वाद। इसके बाद जब र आ रहा है तो यह जो र है इसके बाद वाले वो पे चला जाएगा और इस तरह से शब्द जो हो जाएगा आशीर्वाद। इसी तरह से एक वर्तनी आपकी शुद्धि है अंतर्धान। अंतर्धान तो ये भी जो है जो रेफ र है उसकी प्लेस चेंज करके आपसे पूछा जाता है। काफी ये भी शब्द जो है वर्तनी शुद्धि में दिखाई पड़ता है। और आपका अध्ययन ना हो करके शुद्ध वर्तनी इसकी हो जाएगी अध्ययन। आगे बढ़ेंगे हम। महात्म्य, महात्म्य यह जो है प्रश्न शब्द शुद्धि वर्तनी शुद्धि में आपके सामने दिखाई पड़ सकता है। उसके अलावा आपका जो है दुर्धर्ष, दुर्धर्ष यह वर्तनी शुद्धि में शब्द आपको जो है परीक्षा में दिखाई पड़ सकता है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये वर्तनी शुद्धि वाले, इनको बार बार आप लिखा करें और शुद्ध जो वर्तनी है उन्हीं को ही लिखा करें, गलत को देखा ही ना करें, ताकि जो है गलत चीजें याद भी ना करें आप। आगे हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। हमें यहाँ भी वर्तनी शुद्ध छाटनी है। ऑप्शन से देखेंगे। पहला क्या है? महात्म्य, महात्म्या, महात्म्य, महात्म्य। तो ऑप्शन आपका भी मैंने आपको बताया था महात्म्य। यहाँ ध्यान देंगे ये महा हो जाएगा, ध्यान देंगे इस पे। और आधा तो और आधा मोह वाला जो ऑप्शन होगा यही शुद्ध वर्तनी होगी महात्म्य के। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। इस वर्तनी शुद्धि का पूरा जितने भी निचोड़ जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है उसकी एक वीडियो मैंने बना करके डाली हुई है। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप सामान्य हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वहां जा करके वर्तनी जितने भी वर्तनी शब्द हैं वहां पे शुद्ध वर्तनी वाले, अगर उनको आप देख लेते हैं तो इस वर्तनी शुद्धि से आपके एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। तो एक बार जा करके वहां जरूर विजिट करके देख लेंगे उस क्लास को। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, इसमें क्या होगा? अधिकार होगा, अनुसरण होगा, अध्ययन होगा, अहिल्या होगा। ये भी प्रश्न जो है आपके बार बार दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो काफी आसान है, यह आपका अधिकार होगा, अधिकार होगा, नहीं अधिकार होगा। इसी तरह से एक और शब्द इससे मिलता जुलता आता है, जैसे आपका अधीन जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन आपको परीक्षा में जो है अधीन अधीन करके दे देगा, तो ये गलत है, ये वाला सही है, ध्यान देंगे। अनुसरण ऑप्शन आपका इस प्रश्न का जो है अनुसरण जो है आपको दे सकता है अनुसरण करके, अनुसरण, अनुसरण जो है अनुसरण के रूप में पूछ सकता है। तो ये भी आपका जो है गलत है। अध्ययन का हमने देखा, अध्ययन में अध्ययन होगा, अध्ययन होगा। और अहिल्या जो है अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। यह भी शुद्ध वर्तनी में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। तो ध्यान देंगे आप शुद्ध वर्तनी पे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुसरण। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नाग यज्ञ निम्न में से किसका नाटक है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ निम्न में से किसका नाटक है?
तो देखेंगे क्या ये सूरदास का है या प्रेमचंद का है या जयशंकर प्रसाद का है या फिर ये कबीरदास का है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। इन्हीं की रचना है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी है, आशु है, लहर है, कमायनी है, सारी जो है इनकी रचनाएं हैं। कबीरदास की रचना है बीजक। बीजक, बीजक में जो है साखी शब्द रामायणी, यह साखी शब्द रामायणी का जो है संग्रह है। बीजक से संबंधित कबीरदास है। प्रेमचंद के उपन्यास काफी फेमस है आपका, गोदान के लिए जाने जाते हैं। कहानी संग्रह है बड़े घर की बेटी, उसके लिए जाने जाते हैं ये। रंग भूमि, कर्म भूमि, निर्मला उपन्यास जो है जिसमें जो है बेमेल विवाह का इन्होंने उठाया हुआ है। यहाँ पे किसानों की समस्या को उठाया है इन्होंने। रंग भूमि, रंग भूमि, रंग भूमि, कर्म भूमि, दरोगा, दारोगा, इनके जो है उपन्यास कहानियां बहुत सारी जो है इनकी काफी प्रचलित हैं। कलम का इनको हम क्या कहते हैं, कलम का जादूगर कहते हैं। सूरदास की रचनाएं हैं सुर सरावली, सुर सरावली, सूरदास के पद, सूरदास के पद इत्यादि। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है गबन उपन्यास किसका है। तो यहाँ पर जो है गबन उपन्यास को हाईलाइट किया गया है, किसका है। तो ऑप्शन देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद का है, जयशंकर प्रसाद का है, मैथिली शरण गुप्त का है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो गबन उपन्यास जो है वह किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। तो ऑप्शन आपका जो है, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। जयशंकर बात पे हमने चर्चा कर ली थी। मैथिली शरण की जो है रचना साकेत, काफी फेमस रचना है। तो ये रहे आज की क्लास, हम यही समाप्त करते हैं। ये रहे आपके 20 प्रश्न, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये 20 प्रश्न, तो जरूर देखें। और जितना हो सके अपने दोस्तों में जो यूपी पेट के एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।